कहानी की शुरुआत होती है और हम ग्रीस में आर्गाइल नाम के एक खतरनाक स्पाई को देखते हैं जो एक क्लब में ग्रेज नाम की एक लड़की को पकड़ने के लिए आया हुआ था। तभी यहाँ पर ग्रेज आ जाती है जो खुद भी अच्छी तरह से जानती थी कि आर्गाइल उसे ही पकड़ने के लिए आया है, लेकिन इसके बावजूद वो उसके साथ डांस करने लगती है। तभी अचानक से ग्रेज एक चुटकी बजाती है और इस क्लब में मौजूद सारे आदमी आर्गाइल पर गन पॉइंट कर देते हैं, लेकिन आर्गाइल की पूरी टीम भी इस क्लब के बाहर तैयार बैठी हुई थी। अब वो जैसे ही इशारा करता है कियारा नाम की एक दूसरी एजेंट पूरे क्लब में स्मोक छोड़ देती है। अब इसका फायदा उठाकर के आर्गाइल उस क्लब से बाहर आ जाता है। तभी ग्रेस एक बाइक पर गन लेकर के आ जाती है और उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देती है। इसी बीच कियारा को भी एक गोली लग जाती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब आर्गाइल कैसे भी करके कियारा को बचाना चाहता था, लेकिन तभी उसके पास उसके बॉस डॉक्टर फॉलर का कॉल आता है। वो आर्गाइल से कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके ग्रेस को पकड़ना होगा और कियारा की टेंशन मत लो, उसे हम देख लेंगे। इसके बाद ग्रेस अपनी बाइक लेकर के यहाँ से निकल जाती है। तब आर्गाइल भी अपनी गाड़ी लेकर के उसका पीछा करना शुरू कर देता है। आर्गाइल काफी स्टंट करते हुए उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो इसके हाथ नहीं आती। फिर वो अपने दूसरे एजेंट वोट को कॉल करके कहता है कि तुम तैयार रहना, ग्रेस नीचे की तरफ ही आ रही है। अब जैसे ही ग्रेस वोट के पास से निकलने लगती है तभी ग्रेस अपने एक हाथ से ही उसे पकड़ कर के बाइक से उठा लेता है। फिर थोड़ी देर बाद आर्गाइल भी वहाँ पर आ जाता है। फिर ये दोनों ग्रेस को एक कैफे में ले जाकर के उससे पूछताछ करने लगते हैं। यहाँ पर वोट ग्रेस से पूछता है कि हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं, ये खबर तुम्हें किसने दी थी। तब ग्रेस अपना फोन अनलॉक करके वोट को दे देती है। जब वोट उस फोन को देखता है तो उसमें उन्हीं के बॉस डॉक्टर फॉलर का एक मैसेज था जिसमें उसने ग्रेस को आर्गाइल का काम तमाम करने के लिए कहा था। इस मैसेज को देख कर के आर्गाइल और वोट दोनों काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन इसी बीच ग्रेस अपने लॉकेट से जहरीली चीज निकाल कर के खा जाती है जिससे फौरन वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब आर्गाइल और वोट अपने बॉस पर भरोसा नहीं कर सकते थे, इसलिए वो अपना ब्लूटूथ निकाल कर के चाय में डाल देते हैं और यहीं पर इस नोवेल की कहानी खत्म हो जाती है। फिर हम एली कॉनवे नाम की एक स्पाई राइटर को देखते हैं और अभी तक हमने जो आर्गाइल और वोट की कहानी देखी वो एली ने ही लिखी थी। दरअसल आर्गाइल और वोट इसके फिक्शनल कैरेक्टर हैं। यहाँ पर कुछ लोग एली से सवाल कर रहे थे और ये उसके जवाब दे रही थी। अब एली यहाँ से अपने घर जाती है और आर्गाइल के आगे की कहानी लिखना शुरू कर देती है, जिसमें ये लिखती है कि आर्गाइल इस वक्त हांगकांग में है, जहाँ पर एक लड़की आर्गाइल से कहती है कि तुम फौरन लंदन जाओ, वहाँ पर तुम्हें मेरा एक आदमी मिलेगा जो तुम्हें एक सिल्वर बुलेट देगा। दरअसल आर्गाइल एली का फिक्शनल कैरेक्टर था, लेकिन वो उसे असल जिंदगी में भी नजर आता था। फिर अगले दिन एली अपने माँ बाप से मिलने के लिए एक ट्रेन में जाकर के बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उसके सामने वाली सीट पर बैठ जाता है और उसी की बुक आर्गाइल को निकाल कर के पढ़ना शुरू कर देता है। जब वो पूरी बुक पढ़ देता है तो एंड में एली की फोटो लगी हुई थी। वो आदमी एली से कहता है कि अभी तुम्हारे पास एक आदमी आएगा, वो तुमसे ऑटोग्राफ मांगने के बहाने से तुम्हें जान से मारने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम बिल्कुल भी घबराना नहीं। दरअसल एली को सामने बैठे हुए इस आदमी में आर्गाइल नजर आ रहा था। तभी यहाँ पर एक आदमी एली से ऑटोग्राफ लेने के लिए आता है, लेकिन तभी अचानक से वो एक सीरीज निकाल कर के एली को मारने लगता है, लेकिन तभी सामने बैठा हुआ वो आदमी उसे पकड़ कर के दूर फेंक देता है। ये देख कर के यहाँ पर बैठे हुए सारे आदमी उस आदमी पर हमला कर देते हैं। तब ये उन सभी की धुलाई करना शुरू कर देता है। फिर ये एली को लेकर के यहाँ से भागता है और दूसरी बोगी में चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर भी बहुत सारे आदमी आकर के इन पर गन पॉइंट कर देते हैं। तभी अचानक से ट्रेन का दरवाजा खुलता है और ये आदमी एली को लेकर के ट्रेन से बाहर कूद जाता है। फिर ये पैरासूट की मदद से हवा में उड़ने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब एली को होश आता है तो वो आदमी उसके सामने आकर के कहता है कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हें ट्रेन में गुंडों से बचाया था और मेरा नाम ईडन है। फिर ईडन एली को उसके घर के कैमरे की फुटेज दिखाता है। उसमें वो एक आदमी को दिखाते हुए कहता है कि ये वही है जो ट्रेन में हमारे पीछे पड़ा था। इस आदमी का नाम कार्लोस है और ये एक डिवीजन के लिए काम करता है और तुमने जो बुक लिखी है रियल लाइफ में भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, इसीलिए वो डिवीजन तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। अब ईडन अपनी गाड़ी में बैठ कर के जाने लगता है और एली से कहता है कि तुमने जो अपनी बुक में लिखा है वो सच में हुआ है और वो आर्गाइल ने नहीं बल्कि मैंने किया है। दरअसल मैंने एक हैकर को डिवीजन की मास्टर फाइल चुराने के लिए कहा था, फिर जल्दी ही उसने उस फाइल को चुरा लिया था। इसके बाद उसने मुझे कहा कि ये फाइल मैं तुम्हें लंदन में जाकर के दे दूंगा। मैं वहाँ पर गया लेकिन वो हैकर वहाँ पर नहीं आया। फिर हम देखते हैं कि ईडन और एली एक जगह पर होते हैं। तब ईडन वॉशरूम में जाकर के किसी से कॉल पर बात करने लगता है
और कॉल पर कहता है कि मैं ज्यादा देर तक इस नाटक को नहीं कर सकता। मेरा दिल तो करता है कि मैं अभी जाकर के उसे गोली मार दूं। एली छुप कर के उसकी बातों को सुन लेती है और फौरन अपनी बिल्ली को लेकर के यहाँ से भाग जाती है। फिर एली एक टेलीफोन बूथ पर जाकर के अपनी मॉम को कॉल करती है और उसे कहती है कि मैं फोन पर आपको सारी बात नहीं बता सकती, इसलिए आप जल्दी ही लंदन आ जाइए। फिर यहाँ से एली एक होटल में जाती है और अपने माँ बाप से मिलती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एली का बाप डिवीजन ही है, लेकिन एली को इसके बारे में पता नहीं था कि यही डिवीजन है। फिर एली इनको सारी बातें बताती है। तब उसका बाप कहता है कि वो बुक कहाँ है। तब एली कहती है कि मेरे बैग में है। फिर एली का बाप बैग में से बुक निकाल कर के अपने चश्मे से उसका फोटो खींचने लगता है। तभी यहाँ पर ईडन आ जाता है और डिवीजन पर हमला कर देता है। तभी एली की मॉम एली को पकड़ कर के उस पर गन पॉइंट कर देती है। ये देख कर के ईडन उसे गोली मार देता है, जिससे एली की मॉम इस दुनिया की बाउंड्री से बाहर पहुंच जाती है। फिर डिवीजन को भी एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे वो भी बेहोश होकर के मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में खो जाता है। फिर ईडन उस बुक को उठाता है और एली को अपने साथ चलने के लिए कहता है। यहाँ पर वो उसे बताता है कि ये औरत तुम्हारी मॉम नहीं थी। फिर ये एली को लेकर के गाड़ी में बैठता है और यहाँ से बहुत दूर चला जाता है। वहाँ पर ये एली को CIA के रिटायर्ड स्पाई एजेंट एल्फी से मिलवाता है। फिर एल्फी एली को एक रूम में लेकर के जाता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी। फिर वो एली से कहता है कि जो कुछ भी तुम लिखती हो वो सब कुछ तुम्हारी पुरानी यादें हैं और अब तुम्हें असली आर्गाइल से मिलाने का वक्त आ चुका है। फिर वो एली को उसका फोटो दिखाते हुए कहता है कि तुम भी एक स्पाई एजेंट थी। ये देखकर के एली भड़क जाती है और गुस्से में कहती है कि तुम सबका दिमाग खराब हो चुका है, तुम सभी पागल हो चुके हो। ये कहकर के वो यहाँ से चली जाती है। फिर वो ईडन से कहती है कि तुम्हारा बॉस पागल हो चुका है, वो साला गेंडे की औलाद मुझे रिचल काइल बुला रहा है। तब ईडन कहता है कि नहीं, तुम रिचल काइल ही हो। तब एली कहती है कि साले लगता है तेरा भी दिमाग खराब हो गया है, साले पागल खोपड़ी, मेरा नाम एली है और मैं एक बुक राइटर हूँ। ये सुनकर के ईडन उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन एली अपने आप को बचा कर के ईडन को नीचे गिरा देती है। फिर उसे कहती है कि मुझे सारी बात सच सच बताओ। तब ईडन उसे बताते हुए कहता है कि याद करो तुम एक बार लंदन गई थी, लेकिन उस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं गया था और वहाँ पर तुम्हारा एक एक्सीडेंट हो गया था और तुम्हें लोकल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया था। अब हम तुम्हें ढूंढ पाते, इससे पहले ही डिवीजन ने तुम्हें ढूंढ लिया था। फिर उसने तुम्हें एक दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया। डिवीजन अच्छी तरह से जानता था कि तुम कौन हो और तुम्हारी याददाश्त चली गई थी, इसलिए उसने इसका फायदा उठाया और उसने और उसकी सेक्रेटरी ने मिलकर के तुम्हें ऐसे दिखाया कि जैसे वो तुम्हारे माँ बाप हैं। फिर उन लोगों ने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया और तुम्हें एक बुक भी दी। अब तुम उस बुक में वही लिखती थी जो तुम्हारी जिंदगी में हो चुका था। दरअसल तुमने जिस वोट के बारे में लिखा था वो वोट मैं ही हूँ। दरअसल हमारी टीम के 3 मेंबर थे, मैं, तुम और क्यारा। ग्रेस ने क्यारा को तो गोली मार कर के नासा के रॉकेट में बैठा दिया, जैसा कि तुमने बुक में लिखा था। तब एली कहती है कि मैंने तो लिखा था कि उसने क्यारा के दिल के साइड में गोली मारी थी, जिससे इंसान की मौत नहीं होती है, क्योंकि ये थ्योरी मुझे मेरे एक फैन ने ईमेल की थी। अब यहाँ पर एल्फी एली से कहता है कि तुम्हें एक मिशन पर जाना होगा। तब एली उसे साफ मना कर देती है। तब ईडन कहता है कि तुम 5 साल तक आर्गाइल बुक लिख सकती हो, तो एक दिन के लिए रिचल काइल भी बन सकती हो और इस मिशन को हम दोनों मिलकर के कंप्लीट करेंगे। फिर ये दोनों एक गाड़ी में बैठकर के किले में जाते हैं। फिर वहाँ पर एक गार्ड इनको स्कैन करता है, क्योंकि उस जगह पर हथियार नहीं ले जा सकते। फिर तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और एली से कहता है कि मैडम आपसे मिलना चाहती है। जब एली उससे जाकर के मिलती है तो वो मैडम उसे एक बुक देती है जिसमें एक सिल्वर बुलेट रखी हुई थी। अब जैसे ही वो उसे कंप्यूटर में लगा कर के देखती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अब एली उस ड्राइव को लेकर के ईडन के पास जाती है। तभी वहाँ पर एली की मॉम यानी डिवीजन की सेक्रेटरी आ जाती है। तब ईडन उसे कहता है कि तू जिंदा कैसे बच गई। तब वो कहती है कि अबे लंगूर, मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी और हाँ, यहाँ पर ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना यहाँ के गार्ड तुम्हारे पिछवाड़े में रशिया का मिसाइल डालकर के ऊपर पहुँचा देंगे। फिर वो एली से कहती है कि मुझे पता है तुमने सब कुछ देख लिया है, इसलिए याद करो कि उस दिन क्या हुआ था। तभी एली को याद आता है कि उस हैकर को एली ने ही मारा था और उसके मरते ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद एली खिड़की तोड़कर के पानी में कूद गई थी। एली कहती है कि मुझे याद आ चुका है कि उस हैकर को मैंने ही मारा था। फिर सेक्रेटरी एली से कहती है कि तुम डिवीजन की एक खास एजेंट थी। तब ईडन कहता है कि कह दो ये सब कुछ झूठ है। तभी अचानक से ईडन बेहोश हो जाता है। फिर एली कार्लोस की तरफ देखती है। तब वो कहता है कि यहाँ पर हथियार लाना मना है, लेकिन बेहोशी की दवाई नहीं। अब एली भी बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि डिवीजन उसके पास ही बैठा हुआ था। वो एली से कहता है कि मुझे मास्टर फाइल तो मिल गई है, लेकिन मुझे एल्फी भी चाहिए, क्योंकि
वो साला कालिया हमारा पर्दाफाश कर सकता है। तब एली कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, बस मैं इतना जानती हूँ कि वहाँ पर अंगूरों का बाग था और वो जगह फ्रांस में थी, लेकिन उसके बारे में ईडन को पता है, वो बता सकता है। तब ईडन कहता है कि वो भी साला अपनी जुबान नहीं खोल रहा है। इस पर एली कहती है कि मैं उसकी जुबान खुलवा सकती हूँ। अब एली ईडन के पास जाकर के उससे एल्फी का पता पूछती है। तब ईडन कहता है कि मैं जानता हूँ लेकिन बताऊंगा नहीं। तभी एली पास में खड़े हुए गार्ड की गन छीनती है और ईडन को गोली मार देती है। इसके बाद वो डिवीजन से कहती है कि जरूर इसके गले में कोई ट्रैकिंग डिवाइस होगा। फिर वो उसके गले से एक लॉकेट को उतारती है और डिवीजन को दे देती है और उसे कहती है कि वैसे भी ये हमारे किसी भी काम का नहीं था। अब एली एल्फी का पता लगाने के लिए मैप में देखने लगती है और ढूंढने लगती है कि इतना बड़ा अंगूरों का बाग फ्रांस में किस जगह पर है। वहीं दूसरी तरफ हम दो आदमियों को देखते हैं जो ईडन की हथकड़ी को खोलते हैं। तभी ईडन को होश आ जाता है और वो उन दोनों आदमियों का काम तमाम कर देता है। उधर एली एल्फी का एड्रेस पता लगा लेती है और उन्हें कहती है कि तुमने अपने कंप्यूटर का एक्सेस मुझे दिया, इसलिए वो फाइल एल्फी को सेंड हो चुकी है। तभी स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है कि वो फाइल अभी सेंड नहीं हुई है। तब एली उन दोनों को पंच मार कर के नीचे गिरा देती है और अपनी बिल्ली को लेकर के वहाँ से भागने लगती है। तभी डिवीजन खड़ा होकर के सिक्योरिटी अलार्म बजा देता है। उधर एली भाग कर के हथियारों के रूम में पहुँच जाती है। तभी यहाँ पर ईडन आ जाता है और एली पर गन पॉइंट कर देता है। ये देख कर के एली कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब ईडन कहता है कि साली तूने मेरे दिल पर गोली मारी थी। इस पर एली कहती है कि अगर दिल पर मारती तो तुम अभी तक जिंदा नहीं होते। उधर डिवीजन को पता चल जाता है कि वो हथियारों के रूम में है, इसलिए वो अपने सारे आदमियों को उस रूम के बाहर खड़ा कर देता है। ये देख कर के एली और ईडन बाहर स्मोक फेंकना शुरू कर देते हैं, जिससे चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और फिर ये दोनों बाहर आकर के उनको मौत के घाट उतारना शुरू कर देते हैं। फिर डिवीजन अपने आदमियों से स्विच ऑन करने के लिए कहता है। जैसे ही स्विच ऑन होता है सारा धुआं गायब हो जाता है। उधर ये दोनों एक पाइप में घुस कर के उस जगह पर पहुंचने लगते हैं। तब डिवीजन कार्लोस और अपने आदमियों से कहता है कि वो जिंदा नहीं बचने चाहिए। अब एली और ईडन भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। तब कार्लोस अपने आदमियों के साथ आकर के उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिससे एक गोली एक मशीन पर जाकर के लग जाती है और उसका तेल लीक होकर के सारी जगह पर फैलना शुरू हो जाता है। ये देख कर के कार्लोस अपने आदमियों से कहता है कि कोई भी गोली नहीं चलाएगा। उधर एली भी स्केटिंग वाले शूज पहनती है और अपनी गन पर चाकू लगा कर के उन लोगों का काम तमाम करना शुरू कर देती है। फिर वो कार्लोस को भी चाकू मार कर के उसे भी दूसरी दुनिया में पहुंचा देती है। फिर ये ईडन को लेकर के सर्वर रूम में जाती है और जैसे ही फाइल को सेंड करने लगती है तभी यहाँ पर डिवीजन आ जाता है। वो इन दोनों को मारने वाला था, तभी वो बिल्ली आकर के उसका मुंह नोच लेती है। तभी ईडन मौका देख कर के उसे गोली मार देता है। फिर ये दोनों जब ऊपर जाते हैं तब इन्हें पता चलता है कि ये तो एक बहुत बड़ी शिप पर है। अब एली वहाँ पर जाकर के एल्फी को वो फाइल सेंड करने लगती है। तभी उसे सेक्रेटरी की आवाज सुनाई देती है जिसमें वो उसे कह रही थी कि ईडन का काम तमाम कर दो। दरअसल एली उस म्यूजिक से हिप्नोटाइज हो चुकी थी। अब वो ईडन को जान से मारने ही वाली थी। तभी कोई आकर के सेक्रेटरी के सर पर एक वार कर देता है, जिससे वो म्यूजिक बॉक्स नीचे गिर कर के टूट जाता है, जिससे एली का हिप्नोटाइज खत्म हो जाता है। फिर ये देखते हैं कि उस सेक्रेटरी को मारने वाली कोई और नहीं बल्कि क्यारा थी। तब क्यारा कहती है कि मैंने ही तुम्हें वो थ्योरी सेंड की थी। फिर एली वो फाइल एल्फी को सेंड कर देती है। फिर ये तीनों जैसे ही यहाँ से जाते हैं वो शिप ब्लास्ट हो जाता है। फिर हम एली को देखते हैं जो लोगों से कह रही थी कि आर्गाइल हमेशा के लिए आजाद हो चुका है। तभी एक आदमी खड़ा हो जाता है और एली से कहता है कि मेरे पास आपके लिए कोई सवाल तो नहीं है, लेकिन आपके पास मेरे लिए जरूर कुछ होगा। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी आर्गाइल खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।